गुड मॉर्निंग बंधु। अपने लोग जो आज चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपका जो पेपर आएगा उसमें कम से कम 20 मार्क्स इससे पूछता है। कितना मार्क्स? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यस, 20 मार्क्स आता है। तो इसको थोड़ा सा गहराई में समझना है। समझ रहे हो ना? गहराई में समझना है। वैसे ये चैप्टर का अगर बात करें तो रेशियो एनालिसिस, तो ये बचपन में पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, मतलब शायद 11-12 में तुम लोग एक बार पढ़ा हुआ होगा। तो ये पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। और ये चैप्टर का नाम सुनते ही ना थोड़ा सा मन में खराब सा फीलिंग आता है, भैया बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना है। हाँ भैया, जो कि याद नहीं होता है, हमेशा उल्टा ही लिख के आते हैं, कभी नहीं होता है। अगर ऐसा मन में है दोस्त तो निकाल दो, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में मैं मानता हूं कि सब बोलते हैं फॉर्मूला, किंतु फॉर्मूला याद करने का जरूरत होता ही नहीं है। एक्चुअली फॉर्मूला जिस लॉजिक से बनता है ना, अगर अपने वो लॉजिक को समझ ले तो फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है ही नहीं। तो आज जो मैं क्लास कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा आपको लॉजिक समझाना, फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा। देख, फॉर्मूला का लिस्ट दिया हुआ बुक में, रटना है रट ले, पर हम लोग उसका लॉजिक समझने का कोशिश करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? पहले तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बात करते हैं, जो थ्योरी पूछा जा सकता है, और उसके बाद फिर वो बोला ना, जो समझना है फॉर्मूला बनता कैसे है या नामकरण कैसे होता है, वो हम लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले रेशियो किसको बोलते हैं? सो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो या डिफाइन रेशियो। तो हम लोग बोलते हैं कोई भी दो फिगर या अमाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही रेशियो है। बचपन से आप लोग जब रेशियो निकालते आ रहे हो, रेशियो बोलते हैं ना 3:2। मान लो मैं से बोला कि एक कोई चीज का रेशियो 3:2 है, तो दो फिगर के बीच का रिलेशनशिप ही तो है। तो हम लोग बोलते हैं कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट का जो अमाउंट है, फिगर है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को क्या बोलते हैं? रेशियो। कोई भी दो अलग अलग आइटम्स या जो चीज है उसका कौन सा अमाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं? रेशियोस। रेशियोस को कई तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। एक, प्रपोर्शन के बेसिस में किया जाता है, जैसे ऐसे 3:2। कई बार इसी को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है। समझ रहे बात? कई बार इसको प्योर नंबर्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है, और कई बार इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो दोस्त याद ये रखना है कि रेशियो को रेशियो प्रपोर्शन के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्योर नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर किसमें? परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। इसे बचपन में थोड़ा मोड़ा सुना हुआ, करंट रेशियो वर्ड सुना हुआ ना? करंट रेशियो 3:2 भी बोला जाता है, 3/2 भी बोल सकते हैं। अब 3/2 मतलब 1.5 है, तो करंट रेशियो कितना है? 1.5। और कुछ कुछ रेशियो, सारा नहीं, कुछ कुछ रेशियो परसेंटेज में भी बोलते हैं, जैसे कि जीपी रेशियो बचपन पढ़ा हुआ है ना, जीपी रेशियो 30% है, 50%, तो परसेंटेज में भी तो एक्सप्रेस होता है। तो रेशियो चार तरह से जनरली एक्सप्रेस होता है, या तो प्रपोर्शन, या तो फ्रैक्शन, या तो प्योर नंबर, या तो क्या चीज? परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। फिर अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि रेशियो कितना तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। क्या बोले? टाइप्स ऑफ रेशियो। डोंट वरी, लिखने का जरूरत नहीं, बुक में सब थ्योरी मैंने लिख दिया आपके लिए। तो बोला जाता है रेशियो 3 तरह का हो सकता है। कितने तरह का? 3 तरह का। पहला जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रेशियोस। क्या रेशियो बोले? रेवेन्यू रेशियोस। अब ये रेवेन्यू रेशियो क्या होता है भैया? कोई भी रेशियो में एक्चुअली दो फिगर के बीच में रिलेशन है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। अच्छा, ज्यादा इंग्लिश बोल दिया। एक ऊपर वाला फिगर, एक नीचे वाला फिगर। अब जब ये ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर दोनों ही ट्रेडिंग पीएल से लिया हुआ हो, कहां से लिया हुआ हो? ट्रेडिंग पीएल से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रेशियोस। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रेशियोस। 4 जन बैठे हैं, दीदी लोग थोड़ा हटना, श्वेता दीदी थोड़ा सा हट जाओ। अच्छा, थोड़ा सा हट के बैठ, अभी आएगा बहुत जन। तो भैया रेवेन्यू रेशियोस में क्या चीज है कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कहां से होगा? ट्रेडिंग पीएल से। एक एग्जांपल दीजिए भैया, जैसे अभी नाम लिया था जीपी रेशियो, सुना हुआ बचपन से। कैसे निकालते हैं जीपी परसेंटेज? जीपी डिवाइडेड बाय सेल। तो जीपी कहां से निकलता है? ट्रेडिंग से, और सेल भी वहीं से। तो भैया ये जो रेशियो है, ये कौन सा रेशियो हो गया? रेवेन्यू रेशियो। दूसरा जो है, अब नाम से तुम समझ जाएगा, एक है बैलेंस शीट रेशियो भी बोलते हैं। अब तुम खुद ही सोच लो, बैलेंस शीट रेशियो का डेफिनेशन तुम क्या बोलेगा? वो रेशियो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कहां से होना चाहिए?
बैलेंस शीट से। मैं एक एग्जांपल दे दीजिए, करंट रेशियो, जो पहला एग्जांपल लिया, करंट रेशियो बचपन सुना हुआ है, क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये एसेट्स भी बैलेंस शीट में मिलेगा, ये लाइबिलिटी भी बैलेंस शीट में, तो ये जो रेशियो है इसको क्या बोल दिए? बैलेंस शीट रेशियोस। और तीसरा और आखिरी टाइप का जो रेशियो है, ये तुम खुद ही समझ जाएगा, मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं इसको। क्या रेशियो? अब मिक्स बोल दिया, तुम खुद बोल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल, क्या बोलना चाहता है भैया? कोई भी एक फिगर ट्रेडिंग पीएल से होगा और कोई भी एक फिगर बैलेंस शीट से होगा, वैसा जो होगा उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड रेशियो। कोई भी एक फिगर ट्रेडिंग पीएल से, कोई भी एक फिगर बैलेंस शीट से। एग्जांपल दीजिए, आप शायद सुन रखे होंगे, नहीं सुने तो भी बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला बता दूं, एक होता है सेल बाय फिक्स्ड एसेट। तो सोच के देखिए, जो सेल है कहां से मिलेगा? ट्रेडिंग पीएल। और फिक्स एसेट कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट। तो एक आइटम ट्रेडिंग पीएल, एक आइटम बैलेंस शीट, तो ऐसा जो रेशियो को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेशियो। बात समझ में आ गया? थ्योरी लिखने आएगा, बुक में लिखा हुआ है, डोंट वरी। तो कोई पूछेगा व्हाट इज रेशियो, भैया कोई भी दो आइटम्स के अमाउंट के बीच में जो रिलेशन है उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? रेशियो। रेशियो को हम लोग प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रैक्शन में, प्योर नंबर में, या फिर परसेंटेज में। रेशियो कितना तरह का होता है? 3 तरह का। नंबर 1, रेवेन्यू रेशियो। When both numerator and denominator are from trading PL, those ratios are revenue ratios. When balance sheet ratio किसको बोलेंगे? When both numerator and denominator are from balance sheet, they are balance sheet ratios. And when one of the figures are from balance sheet and one of the figures are from trading PL, such ratios are termed as mixed ratios. बोलो एकदम क्लियर है? पक्का? दोस्त डोंट वरी, ये वाला ना बुक में है, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है। भैया शायद अगर बुक में नहीं मिला तो दोस्त, हावड़ा ब्रिज तुम लोग के लिए बना है। और क्या बोले, अगर आप देखोगे ना एकदम पेज पहला जो खोलते ही रेशियो चैप्टर, पेज शायद 127 है, उसमें लिख जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या रेवेन्यू रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, मिक्स्ड रेशियो, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डोंट नीड टू वरी, ठीक है ना? तो ये हो गया दोस्त, ये पढ़ा दिया कि थ्योरी पूछता है तो आप थ्योरी लिख पाओ, ठीक है ना? क्योंकि 5 मार्क्स का थ्योरी देगा और 15 नंबर का सम्स देगा। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का थ्योरी, और थ्योरी में घिसा पिटा थ्योरी है, डोंट वरी। एक ही बात पूछेगा, व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियो। 5 मार्क्स हो गया। अब 15 मार्क्स के लिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना है। देख, मैंने आपको पहले बोला कि हम लोग का सीखने का मेन है क्या यहां पर? आप भी बोलो, हम क्या बोले, क्या सीखना अपने को? भैया अपने को बेसिक समझना कि रेशियोस कैसे बनता है, सारा चीज। कोई भी चीज आप जब सीखने जाते हो, बचपन से आदत है, उसका बेसिक समझना है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज जब पढ़ने जाते हो तो पहले उसका तो अल्फाबेट्स पढ़ते हो ना, तो समझ ले आज वो अल्फाबेट सीखने वाला ही क्लास है। हम लोग छोटा छोटा टर्म्स को लेके बात करेंगे, पहले उन टर्म्स को समझना है। पहला जो टर्म को लेके बात करेंगे वो है दोस्त, नाम तो सुना ही होगा, करंट एसेट्स। बोलिए भैया, करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? बोलो दोस्त, करंट एसेट किसको बोलते हैं? जल्दी यहां से लिखना चालू करेंगे सब कोई। करंट एसेट किसको बोलते हैं? भैया करंट एसेट मतलब भैया जिस एसेट को छू के आपको बिजली लग जाए, करंट लग जाए, इसको करंट एसेट बोलते हैं। ऐसा फालतू बात मत लिखना। सुन ले, करंट एसेट किसको बोलते हैं? दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। दोज एसेट्स, साथ साथ बोल, those assets which are convertible into cash within a period of 12 months. फिर से बोल, those assets which are convertible into cash within a period of 12 months. यानी कि वो एसेट जो 12 महीना के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वैसे एसेट्स को अपने लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। हाँ भैया, 2-4 एग्जाम्पल बोल पाओगे? 2-4 एग्जाम्पल बोल पाओगे? हाँ, एक तो स्टॉक, डेटर, कैश बैंक, ठीक बोल रहे हो, कैश एंड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, हाँ भैया, बिल्स रिसीवेबल, और बोल, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस, और बोल भैया, अक्रूड इनकम्स, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। भैया कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहे भैया, बहुत सारा आइटम्स होता है, स्टॉक, डेटा, कैश बैंक, बिल्स, प्रीपेड, अक्रूड, बहुत सारा आइटम्स हो सकता है, राइट? हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रेशियो। अब बात सुनो,
रेशियो चैप्टर में कहीं पर अगर वर्ड यूज कर दिया करंट एसेट, और अगर आपको ये नहीं बताया कि करंट एसेट में क्या क्या है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि उसके अंदर ये 3 आइटम है। कौन सा 3 आइटम? स्टॉक, डेटर और तीसरा कौन सा? कैश बैंक। स्टॉक, डेटर और क्या? कैश बैंक। याद रखिएगा, एग्जाम में रेशियो चैप्टर में करंट एसेट शब्द का प्रयोग हो गया, और अगर आपको ये नहीं बताया कि करंट एसेट में क्या क्या, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, तो उसके अंदर माना ये जाता है उसमें कितना आइटम्स है? 3। कुछ नहीं बोला तो बोल दिया तो अलग बात है, नहीं बोला तो 3 क्या क्या मानेंगे? स्टॉक, डेटर एंड कैश बैंक। जैसे मैंने इसको अलग से ब्रैकेटिंग किया ना, तुम भी करके रखना, बाद में याद रहेगा। लिख लो दोस्त, स्टॉक, डेटर, कैश बैंक। जैसे करंट एसेट होता है वैसे करंट, तो मान ले कभी कोई घर का बच्चा पूछ लिया, भैया या दीदी ये बताइए करंट लायबिलिटी क्या होता है, तो अब तो तुम बता पाएगा। करंट एसेट का डेफिनेशन से चोरी करके बता सकता है। दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल, लायबिलिटी पे करेंगे ना, विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फिर से बोल, साथ साथ बोल, दोज liabilities which are payable within a period of 12 months are termed as current liabilities. फिर से बोल, those liabilities which are payable within a period of 12 months are termed as current liabilities. भैया सुनिए ना, current liabilities का एग्जांपल बताइए तो, बताइए तो भैया। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर एक बच्चा बोला भैया बिल्स पेबल, सही है सही है। एक बच्चा बोल रहा भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है एकदम। एक बच्चा बोले भैया प्री रिसीव्ड इनकम्स, एसेट्रा एसेट्रा। वही बोल रहा हूं ना, दिस आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं सिर्फ, यही होता है ना मोटा मोटी, ठीक। एग्जाम वाइज बात करते हैं। एग्जाम में कभी करंट लायबिलिटी दे दिया और आपको नहीं बताया कि करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसके अंदर ये 2 आइटम है। कौन कौन सा? क्रेडिटर और बैंक ओडी। अगर एग्जाम में करंट लायबिलिटी दे दिया और आपको नहीं बताया कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, तो हम लोग मान लेंगे इस चैप्टर के हिसाब से कि उसके अंदर क्या क्या है? क्रेडिटर और बैंक ओडी। उसके अंदर क्या क्या दोस्त? क्रेडिटर और बैंक ओडी। बोलो समझ में आया? अरे यस नो बोल तो, यस सर। आगे चलें, ठीक है। अगला लिखिए, क्विक एसेट्स। बच्चे जल्दी लिखें, क्विक एसेट्स। भैया ये क्विक एसेट क्या होता है? अब सुन लो, those current assets which are convertible into cash quickly, which can be convertible into cash quickly, एकदम फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सबको अपने लोग क्या बोलते हैं? क्विक एसेट्स। those current assets which can be quickly convertible into cash, those कौन सा चीज? those assets नहीं बोल रहा हूं, those current assets which can be quickly convertible into cash, such current assets are termed as क्विक एसेट्स। बचपन में ये वर्ड पढ़ा हुआ होगा। इसका अगर फॉर्मूला वाइज बात करें तो क्विक एसेट वो लोग बोलते हैं करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये करंट एसेट, ये 2 चीज माइनस करने का ये मतलब है, हम लोग का मानना है कि ये 2 चीज क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, फटाफट नहीं कर सकते। कैसे? क्यों भैया क्यों? स्टॉक को कैश कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि स्टॉक जब बेचोगे कस्टमर को तो पहले बनेगा डेटर, डेटर से बनेगा बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल से फिर बनेगा कैश। तो स्टॉक को कैश बनने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, सो इट इज नॉट क्विक एसेट, हम लोग जनरली नहीं मानते। प्रीपेड एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल मान ली ये जगह हम भाड़ा पे ले रखा है, यहां का 3 महीना का रेंट हम एडवांस में दे दिया। कितना महीना का? 3 महीना का। हम बोले इसको क्विकली कन्वर्ट कर ले कैश में, पॉसिबल है? नहीं। अब एडवांस दे दिया, वो आदमी रिटर्न देने से रहा, तुम भी समझता प्रैक्टिकल चीज। अब अगर हमको इसका बेनिफिट डिराइव करना है, 3 महीना का रेंट 1 महीने में डिराइव कैसे करेंगे? भाई दीवार तोड़ दीजिए,
सब तोड़ दीजिए भैया, आपका डिराइव हो जाएगा। वैसे डिराइव थोड़ी ना, अब आप रेंट पे जगह लिए हो तो आपको प्रॉपर्टी को यूज करके ना डिराइव करना है। तो ये डिराइव तो 3 महीने तो 3 महीने में ही होगा, इसको क्विकली डिराइव नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज नॉट क्विक एसेट। तो हम लोग बोलते हैं करंट एसेट माइनस क्या, स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, दिस इज व्हाट क्विक एसेट। अच्छा एक और बात, एग्जाम में जनरली प्रीपेड एक्सपेंस तो देता नहीं है, तो याद रखने के लिए अगर आप इतना बड़ा याद ना रख पाए तो आप करंट एसेट माइनस स्टॉक भी याद रख सकते हो। वैसे पूरा याद रखो, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, पर एग्जाम में प्रीपेड नहीं देता तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक। अच्छा आगे का बात सुनो दोस्त, ये तो इतना सा बात बताए, ये जो क्विक एसेट है ना, क्विक एसेट, इसको हम लोग प्यार से लिक्विड एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, लिक्विड एसिड। और जब प्यार हद पार कर जाए तो हम लोग उस वक्त इसे एसिड एसिड भी बोलते हैं। तो क्विक एसिड को प्यार से लिक्विड एसिड, और जब बहुत ज्यादा प्यार उमड़ पड़े तो क्या बोलते हैं, एसिड एसिड भी बोलते हैं। लिखते रहना दोस्त, हाँ भैया लिख ही रहे हैं। आगे चलिए, जहां क्विक एसिड आएगा तुम समझ गया, वहीं क्विक लाइबिलिटीज आएगा। सुनो ना, क्विक लाइबिलिटी को प्यार से क्या नाम दे सकते हैं, लिक्विड लाइबिलिटीज। और जब बहुत ज्यादा प्यार है तो क्या बोलेंगे, हाँ एसिड लाइबिलिटीज। समझ रहे, सब पर्यायवाची, हिंदी में पढ़ता था बचपन में, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, ये पर्यायवाची है। तो भैया क्विक लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, हम लोग उसमें रखते हैं करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोले भैया, करंट लाइबिलिटी माइनस क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब वही है, करंट लाइबिलिटी सब क्विकली पेबल है, किंतु बैंक ओवरड्राफ्ट क्विकली पे नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लेते इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसको क्विकली पे करना संभव नहीं होता, इसलिए इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक लाइबिलिटी, इसको हटा देते हैं। तो करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइबिलिटी। ठीक है क्या, यहां तक सब ठीक चल रहा है ना, ठीक है भैया। चलिए आपका मनपसंद शब्द में चलते हैं, ये बचपन में सुना हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम लोग प्यार से कैपिटल ब्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल ब्लॉक। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल ब्लॉक सब एक ही है, बचपन में पढ़ा हुआ है, किंतु इसका फॉर्मूला शायद याद नहीं होगा, मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं, याद है तो बहुत अच्छा बात है, उम्मीद भी नहीं करते हैं। अब इसको थोड़ा मेरे लैंग्वेज में समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं चीजों को। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी, कोई बिजनेस को चलाने के लिए जो पूंजी इन्वेस्ट करते हैं वही कैपिटल है। अच्छा एम्प्लॉयड वर्ड का मतलब जो इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो लगा रखे हैं, मेरा बात समझ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पूंजी जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अच्छा कोई भी बिजनेस जब करते हो, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं अपने लोग, पैसा कहां से लाते हैं, मैं बताऊं, कुछ घर से, मतलब ओन, और अगर पैसा नहीं है तो लोन। तो ये होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो सोर्स से होता है, एक ओन और एक लोन। तो कोई पूछेगा ना तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, टोटल बताओ, तो मैं बोलूंगा ओन प्लस लोन, ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। बोलो समझ में आ रहा है, ओन प्लस क्या बोला, लोन। तो देख मेरे लैंग्वेज में बात करेगा ना, तो मैं तो ऐसे बोलता हूं कि ओन कैपिटल प्लस क्या, लोन कैपिटल। बुक बुक में जाओगे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, किसी टीचर को बोलेगा तो बेहोश हो जाएगा, उसको मत समझाना इतना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ओन और क्यों बोल रहा हूं लोन, जरा समझना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओन कैपिटल का मतलब मालिक का, ओन मतलब मालिक का पैसा ना, मतलब शेयर कैपिटल, ठीक बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल का भैया। अच्छा कंपनी में कितना तरह का शेयर होता है, दो तरह का, कौन कौन सा, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो मैं भी ओन का हिसाब लिखा रहा हूं, मतलब मालिक का क्या पैसा है, तो मालिक का एक इक्विटी है तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। हड़बड़ाना मत, 2 मिनट बाद लिख लेना, पहले समझो ये वाला पार्ट। और तुम बोला प्लस क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो मालिक का पैसा ही। अच्छा जरा सोच के बता, बिजनेस में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं,
समझ गए? रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत सारा रिजर्व, बहुत सारा सरप्लस, वो पैसा किसका होता है? मालिक का। तो मालिक का ये तो है ही, प्लस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम समझना, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी किसका होता है? मालिक का। पक्का ना? अगर तुम बचपन में कभी बैलेंस शीट बनाया है, टी शेप में बनाया कभी, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड का लास्ट आइटम आता था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के। दोस वर फिक्टिशियस एसेट, मतलब वो लॉस था जो राइट ऑफ नहीं हो पाया था। रिजर्व्स अगर मालिक का है तो फिक्टिशियस एसेट यानी लॉस, वो भी किसका होगा? तो प्रॉफिट प्लस होता है तो लॉस माइनस होना चाहिए फिक्टिशियस एसेट। मेरा बात समझ, ये हो गया मालिक का पैसा, ओन कैपिटल। मेरा बात समझ रहे हैं? ओन, ओन के साथ क्या प्लस करना है? लोन। लोन मतलब क्या होता है? लोन देख कई रूप में हो सकता है। मैं बैंक से लोन लिया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, मैं कंपनी हूं, मैंने डिबेंचर इशू किया, ये सारा ही तो लोन है। तो लोन मतलब वी आर ट्राइंग टू से लॉन्ग टर्म लोन, नॉट शॉर्ट टर्म लोन। कौन सा लोन? लॉन्ग टर्म लोन। तो मैं शॉर्ट में एलटीएल लिखूं, तुम समझ आएगा? यस और नो? राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला मेरे लिए। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट प्लस लॉन्ग टर्म लोन। बिग बुक में हो सकता है कि आगे पीछे करके दिया हो, पर क्या मतलब, अपने को तो फॉर्मूला से याद रखना है। तो ओन प्लस लोन। सिर्फ बोलो इतना दूर समझ में आया मैंने जो लिखा अभी तक? अरे बच्चे समझ में आया? किंतु मेरा बात खत्म नहीं हुआ अभी, हड़बड़ाना मत। मैं एक बहुत साधारण सा किंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं। क्या भैया? क्या आपने बचपन में बैलेंस शीट तो बनाया ही है, बनाया ना? एक बार मैं इसको हटाना चाह रहा हूं, आप लोग लिख लिए क्या? ये वाला, ये वाला लिखो, ये वाला लिखो, फिर मेरे को एक बार हटाना है और कुछ समझाना है। जल्दी जल्दी। हो गया तो लिखना। अच्छा सुनो ना, मैं एक विजुअलाइज एक चीज कराना चाहता हूं, उसको विजुअलाइज करना। मान ली टी शेप में बैलेंस शीट बनाए, मोटा मोटी एक बैलेंस शीट में ही होता है, लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सब प्लस वो सब लोन, लॉन्ग टर्म सब लोन आता है, और एक करंट लाइबिलिटीज, मोटा मोटी ये रहता है। और एसेट साइड में सारा फिक्स एसेट्स आता है, करंट एसेट आता है, और लास्ट में वही फिक्टिशियस एसेट हो तो वो आता है। आपको पता है ना, कोई भी बैलेंस शीट अगर सही है तो उसका दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू दिस, सेम होता है। अभी अभी हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डाला उसमें क्या क्या लिखे? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये शेयर कैपिटल इसमें दोनों आ गया ना, प्लस क्या बोले? रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये भी इसमें आ गया, माइनस ऑपोजिट साइड से लिए, और फिर प्लस क्या बोले? लॉन्ग टर्म लोन, तो ये भी तो आ गया, ये भी आ गया। मतलब अगर ऐसे बात करें, थोड़ा ड्राइंग करें, और अगर आप उस ड्राइंग को विजुअलाइज कर सकें तो आप समझेंगे ये एक्सप्रेशन को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं। यस और नो? दिस प्लस दिस माइनस दिस। अगर आप थोड़ा मैथ समझते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस करके जो फिगर आएगा, रिमेनिंग जो बच गए उससे भी तो सेम फिगर आना चाहिए। मेरा बात समझ गया? क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली होता है ना, दिस इक्वल्स टू दिस, उस हिसाब से जो रिमेनिंग फिगर्स है वो भी आपको सेम आंसर देगा। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूं फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, अब वो उल्टा साइड में एक तो बचा हुआ है, तो उल्टा साइड में जाएंगे मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस, माइनस क्या? करंट लाइबिलिटी विल गिव मी द सेम फिगर। सेम फिगर मतलब ये फिगर क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला बन सकता है, दैट इज फिक्स एसेट प्लस क्या? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। बोलो दिमाग में जा रहा है ये ड्राइंग?
समझ में आ रहा है? तो वही चीज, तो मैं यहां पर एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए। लो जी लो, मैं दिखाऊंगा, ड्राइंग कॉपी करना, पहले फॉर्मूला खत्म करते हैं फिर ड्राइंग करवाऊंगा, डोंट वरी, सब करवाएंगे। तो मैं वही बोल रहा हूं कि इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला अगर जाना है, सो आई एम सेइंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये जो पहला वाला फॉर्मूला लिखे ना, ये पहला वाला, इसको हम लोग लाइबिलिटी अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं दोस्त? बोल, मुंह से आवाज ही नहीं आ रहा है। लाइबिलिटी अप्रोच। और ये वाला है एसेट अप्रोच। कौन सा अप्रोच है? एसेट अप्रोच। तो कभी आपको बोला कि लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला बोलिए तो ये बोलिएगा, और कभी बोलेगा एसेट अप्रोच का फॉर्मूला बोलिए तो ये बोलिएगा। अच्छा सुनो ना, एक क्वेश्चन पहले पूछते हैं, अभी तुम लिखना मत, ठीक है? यहां तक लिख के छोड़ देना, मैं अभी नेक्स्ट जो लिख रहा हूं वो 2 मिनट बाद लिखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा और भी कुछ यहां कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखूंगा, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं, आपने ये शब्द कभी सुना है? वर्किंग कैपिटल कभी वर्ड सुना है? फॉर्मूला क्या होता है? क्या चीज? करंट एसेट माइनस क्या? तो क्या पहला वाला फॉर्मूला में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं इतना ना लिख के, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। का मतलब बोलो यस और नो? पक्का समझ में आया? तो ये भी लिख के रखो फॉर्मूला में, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। लिखे? उसके नीचे वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला लिख के रख लो, वैसे तुमको पता है फिर भी लिख के रख लो। लिखो लिखो, लिखे? आप लोग को क्या वो बैलेंस शीट कॉपी करना है? अगर करना है हटा दे इसको, हो गया ना यहाँ तक? तो जिस बच्चा नहीं किया, किसी को करना है तो करके रख लो, 1 मिनट देते हैं, फटाफट कर लो। हो गया? बनाओ बनाओ। कभी कैपिटल एम्प्लॉयड भूल जाओ तो बैलेंस शीट बना लेना, अपने फॉर्मूला याद आ जाएगा। ए हुआ नहीं लिख रहा, 2-4 बच्चा बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहा है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, समझ में आ रहा है? ए डन 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 हो गया ना सबका? मतलब भैया तंग कर देते हैं, पहले तो कॉपी करने नहीं देते हैं, फिर बोलते कॉपी फटाफट करो। एक ही बार ड्राइंग कर, 2-2 बार नहीं, घर में प्रैक्टिस करना ड्राइंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड समझना है उसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। लिखो लिखो, शेयर होल्डर्स फंड। इसी का और एक नाम है नेटवर्थ, और एक नाम है प्रोप्राइटर्स फंड। मैंने लिखा नहीं है, तुम लिख के रख सकते हो। और एक नाम है प्रोप्राइटर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ या प्रोप्राइटर्स फंड, नाम तो सुन लिए, सो नाम से ही सब समझ में आएगा। अच्छा ऊपर में पहला नाम ही पढ़, क्या लिखे हम? शेयर होल्डर्स फंड। ये वर्ड से सुन के क्या समझ में आता है? शेयर होल्डर का फंड मतलब शेयर होल्डर का पैसा। तो चल बात करते हैं कि बिजनेस में शेयर होल्डर का क्या पैसा है।
बिजनेस में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं। कौन कौन से? एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। तो शेयर होल्डर का पैसा का हिसाब लगा रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर का है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर का है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो उनका ही है, शेयर होल्डर का। अगर रिजर्व्स उनका है, हाँ, तो फिक्टिशियस एसेट भी उनका है, तो माइनस में शॉर्ट में लिख दिया फिक्टिशियस एसेट। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, ये किसका पैसा हो गया? शेयर होल्डर्स फंड। जैसे ही मैंने ये लिखा, बहुत सारा बच्चा बोला भैया ये तो अब अभी बताए थे ना, एकदम सेम है, सेम। कहां जाके एक बार देखते हैं तो जरा कहां सेम है भैया। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए ना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट प्लस एक्स्ट्रा लिखे थे। एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन को मैंने क्या नाम दिया था? राइट। तो दिस इज नथिंग बट ओन कैपिटल। जो ओन मतलब ही तो मालिक हो गया ना भाई। तो मालिक का जो पैसा है यानी कि वही शेयर होल्डर्स फंड है। मालिक का जो पैसा है वही क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में के फॉर्मूला में और शेयर होल्डर के फॉर्मूला में, शेयर होल्डर फंड्स के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म लोन। जरा सोच के देख, किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म लोन जीरो है, जीरो। लॉन्ग टर्म लोन कितना है? जीरो हो गया। इन दैट केस मेरा शेयर होल्डर फंड विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। पक्का ना? अगर लॉन्ग टर्म लोन जीरो है, ये जीरो इधर आ गया, तो ये एक्सप्रेशन और शेयर होल्डर्स फंड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सेम। तो चल ये बात भी लिखवा देते हैं तुमको, लिख लो दोस्त। हाँ भैया लिखना चालू कीजिए। लिखिए, इफ, नोट लिख के लिखते हैं, नोट, इफ लॉन्ग टर्म लोन इक्वल्स टू जीरो देन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड। इसको SHF बोलेंगे यार, इतना लंबा बार बार लिखा नहीं जाएगा हमसे। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? जहां तुम शेयर होल्डर्स फंड सीखा वहीं नेक्स्ट सीखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। प्यार से हम लोग सिंपली इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी। ए भैया सुनना, नाम क्या लिखे हैं देख, वापस पढ़। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। हम सारे शेयर होल्डर का बात नहीं कर रहे अभी, हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं? इक्विटी वालों का। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या पैसा है बिजनेस में? इक्विटी शेयर होल्डर का क्या पैसा है? इक्विटी शेयर कैपिटल किसका है? इक्विटी वाला का। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसका है? तो वो तो यहां नहीं है, हम तो प्रेफरेंस वाला का बात नहीं कर रहे, तो इक्विटी वाला का बात कर रहे हैं, तो ये आएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वाले में हु आर द रियल ओनर्स? इक्विटी वाला ओनर अगर वो है तो सारा प्रॉफिट भी तो उसका है। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो पड़ा है वो प्रेफरेंस वाला का होता है या इक्विटी वाला का? इक्विटी वाला का। तो इक्विटी का बात करना, इक्विटी वाला का कितना पैसा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी तो इक्विटी वाला का है। सुना, रिजर्व्स अगर इक्विटी वाला का है, राइट, तो फिक्टिशियस भी तो उसी का है, तो माइनस फिक्टिशियस एसेट। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। तुम इतना बड़ा नाम इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, सिंपली इक्विटी। तो कहीं भी इक्विटी लिखा हो मिले, मतलब ही क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब इसको इतना बड़ा बड़ा नाम बारह बोलने से ना हाथ नहीं उठता, तो हम ऐसे लिखेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ESHF लिखेंगे, ठीक है। बोलिए थोड़ा थोड़ा बात समझ में आता है, ठीक है ना? अब थोड़ा थोड़ा ना आपको एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है सब। एक एक एक्सप्रेशन अगर आपको आता है ना, फिर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ये एक्सप्रेशन आपको सब समझ में आने से। अब बचपन वाला बात से चालू करते हैं, जो आपको आता है अच्छे से। बचपन में जो पहला रेशियो जिंदगी में सीखा था, मुझे याद है। हाँ देख, तुम लोग भी बोल नहीं दिया, वही पहले सिखाता है, करेंट रेशियो। बोल तो, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
हाँ, ये तो सबको रटा हुआ है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। साथ साथ लिखते रहना। हाँ, करंट रेशियो के बाद अगला जो सिखाने वाले हैं ना, उसका नाम है क्विक रेशियो। क्या रेशियो बोले? क्विक रेशियो। बच्चे, तुम्हारे हिसाब से अगर करंट रेशियो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी है, तो क्विक रेशियो क्या होना चाहिए? क्विक एसेट बाय क्विक, नाम से समझ में आना चाहिए, वही तो मैं बोल रहा हूं इतना जैसे सिंपल, क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। मगर सुनो एक बात, क्विक रेशियो तो नाम है, पर इसमें जब बहुत ज्यादा प्यार आता है ना, तब हम लोग इसको लिक्विड रेशियो बोल देते हैं। और जब प्यार सारी हदें तोड़ दे, तब लोग हम इसको एसिड रेशियो नहीं, एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं। एसिड रेशियो मत बोला, एसिड टेस्ट रेशियो। लो जी, बोलो थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? देख, हम समझा रहा था ना कि नाम से ही सब समझ में आता है। तो कुछ कुछ चीज कभी कभी ना रेशियो ऐसा लिखा हुआ रहेगा, देख मैं बताता हूं, फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट। अभी टू वर्ड का मतलब होता है बाई, जानते हो तुम लोग, इतना तो इंग्लिश सभी जानता है। टू का मतलब क्या होता है? बाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बना चाहिए? हाँ, फिक्स एसेट टू, टू मतलब बाई, बाई क्या? करंट एसेट। बोलो समझ में आ गया? लिख लो। तो कभी भी टू देगा कोई भी में तो समझ जाएगा। चलो, थोड़ा हटाएं इसको, हो गया। अगला अभी मत लिखो, मैं दो फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद आप लिखना, ठीक है ना? दो फॉर्मूला प्लीज, क्योंकि जगह का नहीं तो तुमको कमी पड़ जाएगा, पहले देख लेना। एक रेशियो में अभी जो समझाने वाला हूं वह है डेप्ट इक्विटी रेशियो। और एक मैं बता रहा हूं, नाम सुन के अच्छा लगेगा, एक एक कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्या नाम है? कैपिटल गियरिंग रेशियो। मैं दो फॉर्मूला साथ साथ समझाना चाहता हूं, ठीक है भैया? समझाइए। अभी आप मत लिखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं मत लिखिए। एक्चुअली ये जो दो फॉर्मूला है ना, मोटा मोटी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये देसी है और ये विदेशी है। मोटा मोटी बात एक ही है दोनों में, बट क्या बोला? ये देसी है और ये वाला कौन सा है? विदेशी है। देख, हम लोग देसी लोग बड़े साधारण टाइप के होते हैं, वेरी सिंपल। देख, तुम नाम से भी तुम देख पाएगा ना, नाम कौन सा इजी वाला लग रहा है। देख, डेप्ट इक्विटी मतलब समझ में, डेप्ट और इक्विटी का कोई रिलेशन का बात हो रहा है। यहाँ बताए कैपिटल गियरिंग रेशियो, बस सुन के लग रहा है अंग्रेज वाला कोई फॉर्मूला आएगा। अब बात समझ, जब नाम सुन रहे तुम डेप्ट इक्विटी रेशियो, तुमको क्या लग रहा है? क्या क्या चीज का रेशियो है? डेप्ट और इक्विटी। अच्छा, डेप्ट मतलब तो लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो डेप्ट और इक्विटी, द डेप्ट ऊपर में लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, अभी बताया था इक्विटी मत का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो ये हो गया डेप्ट और इक्विटी का, इक्विटी शेयर होल्डर फंड ये है। एक्चुअली कैपिटल गियरिंग में भी यही है। तो फिर थोड़ा सा फर्क है, जरा सा, मेरा बात समझ। लड़ाई है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेके। किसको लेके? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेके। देसी आदमी से पूछा, भाई एक और आइटम बच गया प्रेफरेंस शेयर, कहां लोगे? देसी आदमी साधारण बोला, आप नाम बताओ क्या है? हम बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो बोला कैपिटल का मतलब तो होता है मालिक, तो मालिक को मालिक के साथ बैठाओ, सीधा बात। तो मालिक कौन है इन दोनों में? इक्विटी वाला या बाहर वाला लोन वाला? इक्विटी, ये तो आउटसाइडर है लोन, तो मालिक के साथ बैठाओ, तो प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किंतु जब अंग्रेज के पास का है, समझ रहे ना, विदेशी, तो विदेशी लोग तो बचपन से एक ही डायलॉग सीखे हैं, व्हाट्स देयर इन नेम। तो उससे नाम बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोले नाम भगवान है, थोड़ी ना भगवान मान लेंगे। तो ये बात है, नाम कैपिटल है तो थोड़ी ना मालिक मान लेंगे। बोला प्रेफरेंस शेयर वाला क्या सचमुच में मालिक है? क्या उसके पास वोटिंग पावर होता है? कैपिटल नाम में है, ठीक है, मालिक मतलब जिसके पास कंपनी का वोटिंग पावर, क्या उसका वोटिंग पावर है? नहीं।
सिर्फ नाम में मालिक है, सच्ची में मालिक नहीं है, उसका औकात नहीं है कि मालिक के पास बैठे। जाओ उसको बाहर वाला के साथ बैठा हो। तो इनमें बाहर वाला कौन है? हाँ, तो इसको यहां बैठा देना। बात समझ में आया? यस और नो? बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। बुक में मिलेगा डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, और इसके लिए मिलेगा फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। वैसा फॉर्मूला याद करेगा तो बेहोश हो जाएगा। मेरे तरह से याद कर ले, देसी एंड विदेशी। लिखो दोस्त, लिखो। रेशियो बहुत इजी है दोस्त, बेकार अफवाह फैलाया हुआ है ये सब चैप्टर को लेके। आई नो इतना डेप्थ में बचपन में कोई नहीं बताया है। हो गया? अरे बच्चे, हुआ? दोनों छापना हो गया, चलो आगे चलते हैं। हटाएं इसको ना दोस्त, हो गया ना सबका? अरे देसी विदेशी अभी भी लिखे जा रहे हैं, क्या लिख रहा है इतना? दो ही फॉर्मूला तो था। ठीक है, चलो हटा लेते हैं। नहीं हुआ? ये लो, बोला था ना। दीदी एक बार लिखना प्लीज, हाँ, ज्यादा नहीं। अच्छा, तुम तो थोड़ा देर पहले बात कर रही थे ना, बिजी थे सर। अच्छा, हो गया? हो गया ना? और कोई बाकी है बोलो? अभिषेक तो बाकी ही है। अच्छा चलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो बोलते हैं ना, जीपी रेशियो। फॉर्मूला क्या सीखो बचपन में? ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इन 200। तो वही है बच्चे, मैं ग्रॉस प्रॉफिट जीपी लिखूं, समझ जाएगा ना तुम लोग? अच्छा, जब भी अब बड़े हो गए ना, सेल को सेल मत बोलना, नेट सेल बोलना। आपसे क्या बोलोगे? नेट सेल। परसेंटेज में निकलता है इसलिए इनटू 100। तो जीपी रेशियो का भाई एनपी रेशियो, तो एनपी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, खुद ही समझ गया, एनपी बाई नेट सेल, बस वहां जीपी, यहां एनपी, एनपी बाई नेट सेल इनटू 100। बात समझ में आ गया? ए भैया, ये नेट सेल आप चिल्ला रहे हैं, नेट सेल मतलब टोटल, आई मीन ग्रॉस सेल जो है, ग्रॉस सेल से जब आप क्या सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हो तब जाके क्या आता है? नेट सेल। बहुत जन को दिक्कत होगा तो मैं आपके लिए लिख देता हूं साइड में। ठीक है, यहां तक हो गया ना? हाँ भैया, बहुत जन को दिक्कत है उनके लिख दो। देख, सेल दो तरह का होता है, एक होता है कैश सेल और एक होता है क्रेडिट सेल। अगर मैं ये दोनों सेल को जोड़ दूं तो क्या आता है बोलते हो? ग्रॉस सेल। क्या बोलते हैं? ग्रॉस सेल। बहुत जन इसे टोटल सेल भी बोलते हैं, बात एक ही है। अब ये टोटल सेल से जब हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तब जाके जो फिगर आएगा वो है नेट सेल। लिख के रखना दोस्त, जितना ही पता हो, जितना ही आसान हो, ये लिख के रखना, क्योंकि सबका कुछ मीनिंग है जो बाद में समझ में आएगा। क्योंकि जब हम लोग सम करेंगे फिर ये सब चीज हम लोग रेफर करेंगे फटाफट, इसलिए। अच्छा, जब इतना दूर लिख ही लिए हैं, मेरे मन में एक और बात आ रहा है, उसका बात कर लें। जीपी कैसे निकालते हैं? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब आपको नहीं पता जीपी? हमने भूल गया, याद है ना? सेल, सेल, सेल मतलब होता है नेट सेल। जब भी मैं सेल लिखूं मतलब कौन सा सेल? नेट सेल। नेट सेल से वो माइनस करने से जीपी आता है, वो सीओजी है। सीओजी का फुल फॉर्म याद है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो माइनस करने से जो फिगर आता है उसके बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट।
लिखा ना? अरे नालायक लोग, लिखा तो। अच्छा सुनो, वो कैसे था? वो सीओजीएस, हाँ। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, यानी सीओजीएस, ये कैसे निकालते हैं ये भी लिख के रखें, तो कुछ नहीं छोड़िएगा, पूरे छापते जाइएगा। ये भी लिख के रखिए। ये लेते हैं भैया ओपनिंग स्टॉक, हाँ, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यही सब कोई गलत करते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके जो फिगर आता है उस फिगर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। तो सीओजीएस का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हो गया? अब सीओजीएस जब लिखा ही है, उसके नीचे एक और चीज लिख ले, मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ, थोड़ा सा मिलता जुलता सा ही है। अब मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे? लिखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो तुम लोग बोलना चाह रहे थे। तुम लोग जो बोल रहे थे एक्चुअल में वो सीओजीएस नहीं है, वो क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ रहे हो ना? तो अब देख रहे हो सीओजीएस और मटेरियल कंज्यूम्ड में एक ही चीज का डिफरेंस है, किसका? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस लेके सीओजीएस, डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ के क्या बन जाता है? मटेरियल कंज्यूम। छोटा छोटा बात है, मगर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बंधु, हो गया तो बताएं मेरे को। हंसा फेंक दे, इतना गुस्सा, बाप रे बाप। देखो लीजा जी तो बात ही नहीं करती है। नहीं, हम वही सबको बता रहे थे, बात ही नहीं करती लीजा। कहाँ? हो गया लिखना? अच्छा, अब सुनिए, अपने को आगे, अभी तुम लोग मत लिखना फिर से, जरा पेन डाउन प्लीज, अभी बहुत समझना है। अपने को अगला 3 चीज समझना है। एक है डेटर टर्नओवर, एक है क्रेडिटर टर्नओवर, और एक है सेल्स स्टॉक टर्नओवर। पहले डेटर टर्नओवर क्या होता है? डेटर टर्नओवर का मतलब होता है रोलिंग। टर्नओवर का मतलब रोलिंग, कितना बार रोल किया। डेटर टर्न ओवर माने डेटर कितना बार बिजनेस में रोल किया है। डेटर कितना बार रोल किया है। अब ये रोल किया मैं ऐसे बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है। बोले मतलब ये अपना कस्टमर अपने बिल्डिंग में कितना बार चक्कर लगाया है, डेटर रोल किया। अरे वैसे वाला रोल नहीं, बिजनेस के हिसाब से समझो, मैं आपको बता रहा हूं। मान ले कि मैं क्रेडिटर हूं, आप डेटर हो, मतलब मैं आपको माल बेचता हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको माल बेचा। मैं जब भी आपको माल बेचता हूं ना, मोटा मोटी 1 लाख रुपया का माल बेचता हूं। मोटा मोटी कितने का? 1 लाख का माल बेचता हूं। उधार में बेचता हूं, क्रेडिट में। तो जैसे मैंने आपको उधार में बेच दिया, क्रेडिट में 1 लाख का माल बेच दिया, तो ऐसे बोले आप मेरे डेटर बन गए 1 लाख के। मेरे बुक्स में आपके नाम से जब लिखूंगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करूंगा ना, तो डेटर कितने रुपए का? 1 लाख का। आप मेरे बुक में डेटर बन गए आज। अब धीरे धीरे मैंने आपको माल बेचा भी, अब धीरे धीरे आपसे इसके बदले क्या लेंगे? पैसा। पैसा ले लिए, फिर से आपको माल बेचेंगे मोटा मोटी 1 लाख का, तो आप मेरे क्या बन गए? 1 लाख के डेटर। 1 लाख के क्या बन गए? डेटर। अब धीरे धीरे मैं फिर से आपसे कलेक्शन कर लूंगा, कलेक्शन हो गया, फिर से मोटा मोटी आपको 1 लाख का माल बेच दूंगा, तो आप मेरे क्या बन गए? डेटर। 1 लाख के डेटर हो आप मेरे। अब भैया फिर धीरे धीरे आपसे ऐसे कलेक्शन कर लूंगा। तो एक साइकिल चल रहा है ना, मैं बेच रहा हूं पैसा ले रहा हूं, बेच रहा हूं पैसा ले रहा हूं, समझ रहे हैं ना?
मान ले मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि साल भर में हमने 10 लाख का सेल किया है। ये आपको जो सेल किया मैंने, कितने का सेल किया है? 10 लाख का सेल किया है। अब मेरा क्वेश्चन का ध्यान से जवाब देना। तो हमको बता, ये जो मैंने आपको जब भी बेच रहा था, मैं कितना करके बेच रहा था? मोटा मोटी 1 लाख का। तो आप 1 लाख के डेटर थे, तो 1 लाख करके बेच रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, 1 लाख करके बेच रहा हूं, पैसा ले रहा हूं, और साल भर में 10 लाख का माल बेचे, तो बोल तो कितना बार बेचे? 10 बार। कैसे निकाला? मतलब भैया आप फालतू बात क्यों कर रहे हैं? इतना आसान सा बात है, कैसे क्या निकाला? आप बोले भैया वो टोटल साल भर में कितना का सेल हुआ है? हम बोला 10 लाख। आप बोले भैया एक एक बार में कितना था? 1 लाख। तो हुआ ना भैया 10 बार। यही है डेटर टर्नओवर। बात समझ रहे हो? ये जो आपने निकाला यही क्या है? डेटर टर्नओवर। अब तुम खुद बुद्धि लगा, जरा सोच के बताइए 10 लाख क्या था? साल भर का सेल बोले थे। अच्छा, ये कैश सेल है क्रेडिट सेल होगा? क्रेडिट सेल, क्योंकि मैं आपको उधार में बेचूंगा तभी तो आप डेटर बनोगे ना। तो उधार वाला सेल है, तो टेक्निकली दिस इज व्हाट? क्रेडिट सेल। बात समझिएगा। और ये 1 लाख क्या था? हाँ, मोटा मोटी डेटर, क्योंकि मैं आपको मोटा मोटी 1 लाख का बेच रहा था, तो मोटा मोटी आप 1 लाख के क्या बन गए थे मेरे? डेटर। तो मोटा मोटी वर्ड मतलब होता है एवरेज, तो मोटा मोटी डेटर मतलब ये मेरा क्या है? एवरेज डेटर। तो मेरा डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या बन गया? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहां पर अभी मत लिखिएगा प्लीज। तो इसका फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बना भैया? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई क्या? एवरेज डेटर। अब क्रेडिट सेल सब अच्छे समझते हैं भैया। एवरेज डेटर, देख भैया बचपन से आदत बता रहे हैं हम, कोई भी चीज का एवरेज निकालने बोले और ना समझ में, मैं क्या करता हूं, जैसे तुम लोग बचपन में वो निकाला होगा एवरेज स्टॉक, कैसे निकालता था भैया? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई, याद है क्या? ऐसे ही अगर एवरेज डेटर कोई पूछ लिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आइडिया तो वहीं से लेने का। भैया ये वाला चीज लिख के रख लेना, एवरेज डेटर क्या होता है? बहुत टफ है। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। बोले टफ चीज समझ में आ रहा है? प्लीज बेहोश मत होना। समझ में आ गया ना? बोले वाह क्या सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं। चलो ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं दोस्त, क्योंकि अभी बोला ना, अभी बहुत बात करना है। जब मैं पूरा बात कर लूं इसका, तब लिखने का टाइम दूंगा। अच्छा सुनो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सुनिए ना। क्रेडिटर टर्नओवर, बच्चे ये क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? भाई क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब तो बताइए, फिर ना फॉर्मूला बताएंगे। अच्छा, जैसे डेटर टर्नओवर था, मैंने डेटर कितना बार रोल किया, तो क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब क्रेडिटर कितना बार रोल किया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर तुम बताना। मान ले कि मैं आपसे माल परचेज करता हूं, आप मेरे सप्लायर हो, मैं आपसे माल परचेज कर रहा हूं, तो मैं आपसे मोटा मोटी हमेशा 1 लाख का माल परचेज करता हूं उधार में। पैसा तुरंत नहीं देते, उधार समझ गया ना? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में मैंने आपसे 1 लाख का माल परचेज कर लिया, तो आप मेरे कौन बन गए? क्रेडिटर। तो मोटा मोटी आप 1 लाख के क्रेडिटर हो गए। अब मैं धीरे 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 आपको ये पैसा देता हूं, जैसे कंप्लीट कर दिया, वापस मोटा मोटी आपसे 1 लाख का माल क्रेडिट में खरीद लूंगा। जैसे क्रेडिट में खरीदा 1 लाख का, तो आप मेरे कौन बन गए? फिर से क्रेडिटर, 1 लाख के क्रेडिटर बन गए। फिर मैं आपको पैसा दे दूंगा धीरे धीरे, फिर खरीदूंगा, फिर पैसा दूंगा, फिर खरीदूंगा, फिर पैसा दूंगा। बात समझ रहे हैं? साल भर में मैंने आपसे 10 लाख का माल खरीदा, 10 लाख का माल। आप बोल पाओगे मैंने कितने बार खरीदा? 10 टाइम्स। वही क्वेश्चन अगर पूछूं तो तुम कैसे निकाला, तो तुम तो यही बोलेगा ना भैया, वो 10 लाख डिवाइड बाय क्या? 1 लाख, ये 10 निकल गया। यही है क्रेडिटर टर्नओवर। अब तुम खुद बोलो, ये जो 10 लाख अभी तुम यहां ले रखे हो, ये 10 लाख इस बार क्या है? वेरी गुड भैया, ये अपना है क्रेडिट परचेज, शॉर्ट में लिख रहे हैं। हाँ, और ये 1 लाख क्या है? वेरी गुड, एवरेज क्रेडिटर। तो फॉर्मूला बन गया क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। तो मेरा जहां जगह था मैं वहां जा रहा हूं, और वहां जाके मैं लिख दिया, क्या फॉर्मूला बोले आप? क्रेडिट
परचेज डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज क्रेडिटर। तुरंत आप लोग बोल उठे भैया क्रेडिट परचेज तो हम जानते हैं, एवरेज क्रेडिटर कैसे निकालेंगे? हम बोले तुम बोलेगा, बोलो। हाँ तुम समझ गए, भाई नहीं समझ में, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो भैया ये अपना एवरेज क्रेडिटर अगर निकालने बोल दे तो डरिएगा नहीं, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। बोलो ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना? अभी लिखने नहीं बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट लिखना तो लिख लो, किंतु बाकी बाद में लिखना है। ठीक है दोस्त, समझ में आया तक? लास्ट वाला रह गया, कौन सा वाला? स्टॉक टर्नओवर। अब स्टॉक टर्नओवर मतलब स्टॉक बिजनेस में कितना रोल करता है। अब समझिए ऐसा, मोटा मोटी मेरे गोडाउन में 1 लाख रुपए का माल रहता हमेशा। कितने का? 1 लाख का। अब माल क्या रख के आरती उतारने के लिए यूज करेंगे? यूज करेंगे। तो वो जो माल है, रॉ मटेरियल है, हम वहां से 1 लाख का माल मोटा मोटी उठाया, हम अपने फैक्ट्री में मशीन में डाल दिया। अब वो मशीन में धीरे 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 क्या हो जाएगा, कंज्यूम होकर फिनिश गुड बन जाएगा। तो कंज्यूम हो गया, जैसे वो माल वहां खत्म हो गया, फिर से हम गोडाउन में जाएगा, मोटा मोटी 1 लाख का माल उठाया और जाके मशीन में डाल दिया। जैसे डाल दिया धीरे 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 क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। जैसे पूरा कंज्यूम हो गया, फिर से मैं अपने कहा जा रहा हूं, गोडाउन में। मोटा मोटी कितने का माल है? 1 लाख का। मैं वो उठाया, लाया, मशीन में डाला और फिर क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तुम प्रोसेस समझ रहे हैं? ला रहे कंज्यूम, ला रहे कंज्यूम, ला रहे कंज्यूम। एक आपको साइकिल दिखाई दे रहा है ना बार बार? अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूं साल में 10 लाख का माल कंज्यूम हुआ है। कितने का माल? 10 लाख, 10 लाख का। तो आप बता सकते हैं जो रोटेशन हुआ होगा कितने बार हुआ होगा? वही बोलेगा 10 टाइम्स। मैं तुमसे पूछा 10 टाइम्स कैसे निकाला, तुम फिर से वही बोलेगा भैया 10 लाख भाई 1 लाख। अब तुमसे पूछता हूं, मुझे बता बच्ची ये 10 लाख क्या था? हाँ जो कंज्यूम हो गया था, तो ठीक बोल रहे हो, ये मटेरियल कंज्यूम था। डिवाइड बाय ये 1 लाख क्या था? हाँ मोटा मोटी जो स्टॉक ला रहे थे 1 लाख का, मोटा मोटी मतलब एवरेज। तो दिस इज एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या बना? मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मतलब यहां पर मैं जब जा रहा हूं फॉर्मूला लिखने के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन रखा है? मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बना भैया? मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय क्या चीज? एवरेज स्टॉक। अब भैया एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? ये तो भैया बचपन से रटा हुआ है तुम लोग का। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं ये तो बचपन से रटा हुआ है, वापस से बता देते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है। तो एवरेज स्टॉक, डरना मत, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हाँ तो भैया अब इतना देर से रोक रखे हैं, लिखने नहीं दे रहे कुछ, रुक। अब जब बोलूंगा तो आपको अब थोड़ा सा अजीब सा लगना चालू होगा। लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, लॉजिकली हमने फॉर्मूला भी बना लिया। बुक में अगर देखने जाओगे तो टर्नओवर का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ये नहीं मिलेगा वहां। क्या है बुक में? अब मैं आपको दिखाता हूं बुक में क्या लिखा है वो फॉर्मूला। हाँ बताइए भैया। देखिए डेटा टर्नओवर में यही मिलेगा। क्रेडिटर टर्नओवर में जाओगे ना तो वहां फॉर्मूला मिलेगा क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर, नहीं, वहां फॉर्मूला मिलेगा सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। समझा मेरा बात? और अगर हड़बड़ाओ नहीं, अगर आप स्टॉक टर्नओवर देखने जाओगे तो यहां मटेरियल कंज्यूम बाय एवरेज स्टॉक नहीं मिलेगा, वहां पर फॉर्मूला मिलेगा सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। अब जैसे ये फॉर्मूला आता है, दिमाग थोड़ा सा एक बार तो होता है कि लॉजिक वाइज तो यही होना चाहिए। क्रेडिट परचेज की जगह सीओजीएस, ऐसा कैसे हो सकता है? और यहां पर मटेरियल कंज्यूम की जगह सीओजीएस। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे? अब इसका लॉजिक समझो।
अब इसका लॉजिक समझना, इसीलिए इतना ऐसे रोक के रखे हैं दोस्त, इसका लॉजिक समझिए। अच्छा, सीओजीएस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था, क्या है? मैंने लिखवाया था ना, अभी तो आप लिखे थे, बताओ। बोले भैया बताते हैं आपको, सुनिए। सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, हाँ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक करके जो आएगा दैट इज योर सीओजीएस। पक्का ना? और अभी अभी आपने सीखा है मटेरियल कंज्यूम भी। मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देन दिस फिगर इज व्हाट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मटेरियल कंज्यूम। ठीक है ना? मैं एक एक फिगर वर्क करता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, एक एक करके। पहला मैं बोलता हूं, मान ले मेरा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, हमारा परचेज है 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक है मान ले 2,50,000। सिर्फ मुझे हेल्प करके बता, मेरा सीओजीएस कितना है? कितना आ रहा है? 4 लाख। यही सारा डेटा लेके अगर मैं मटेरियल कंज्यूम निकालूं तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 5 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,50,000। तो कितना बचेगा? 3,50,000। तो ऑब्वियस सा बात है, सीओजीएस और मटेरियल कंज्यूम तो सेम नहीं है। तुम खुद बताइए कब सेम हो जाएगा? जब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा तब। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि मान ले ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा 1 लाख है, परचेज तुम्हारा 5 लाख है, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, ये अगर 2,50,000 हो जाए तो भैया ये भी तो 350 हो जाएगा। सो इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू से सीओजीएस इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम व्हेन डायरेक्ट एक्सपेंस इज 0। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि व्हेन डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देन इन दैट केस सीओजीएस का फिगर विल बी इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर। यस और नो? क्या ये दिमाग में आ रहा है? तो यहां पर पीछे जो फॉर्मूला ये लोग लिखा है ना, ध्यान दीजिए, पीछे जो फॉर्मूला, ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड के जगह क्या लिख दिया? सीओजीएस। मतलब ये लोग यहां एजम्पशन लेके रखा है कि इनके यहां डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है। बात समझा? इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन कि इनके यहां डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? 0 है। क्लियर हुआ बात? एकदम क्लियर है। आगे अब हमको एक बहुत कठिन काम करना है, हमको क्रेडिट परचेज को सीओजीएस बनाना है। अब ये कब हो सकता है या कैसे हो सकता है, अपने खुद थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। सुना, अब मेरा नेक्स्ट वाला एग्जांपल दोस्त, मेरा नेक्स्ट वाला एग्जांपल जरा देखिए। मैं बोलता हूं मान ले मेरा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, परचेज मेरा 5 लाख है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, 0। और मान ले मैं बोलता हूं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी 1 लाख है, तो बताओ मेरा सीओजीएस कितना है? 5 लाख। अच्छा, एक बहुत अच्छा बात देख, मेरा टोटल परचेज भी 5 लाख है और मेरा सीओजीएस 5 लाख है। यह तभी संभव है जब क्या सेम हो जाए? दो बात हो जाए, एक ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होगा तो ये दोनों परचेज और सीओजीएस भी सेम नहीं हो सकता। तो परचेज और सीओजीएस तभी सेम होगा जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो? सेम हो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी 0 हो। तो दो एजम्पशन, एक नहीं दो एजम्पशन है। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम है, और दूसरा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। तब परचेज और सीओजीएस सेम है। किंतु हमने जो एग्जांपल में लिया था वो परचेज नहीं था, क्रेडिट परचेज। यानी तीसरा बड़ा एजम्पशन ये लेना पड़ता है कि हमारा जो भी परचेज होता है ना, सारा क्रेडिट में होता है, कैश में कोई परचेज नहीं है। यानी 3 बहुत बड़ा बड़ा एजम्पशन। नंबर 1, हमारा सारा परचेज क्रेडिट में है। दूसरा, हमारा ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है। जब ये तीनों पॉइंट आ जाएगा तब बोल सकते हैं इन दैट केस माय क्रेडिट परचेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सीओजीएस। लॉजिक दिमाग में जा रहा है? तो मैं वही बात अगर ऐसे यहां लिख दूं, 3 बात। नंबर 1 पॉइंट क्या बोले हम लोग कि भैया ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट। दूसरा पॉइंट बोले कि भैया ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या?
क्लोजिंग स्टॉक। और तीसरा पॉइंट क्या बोले, डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल्स टू जीरो। व्हेन दिस थ्री पॉइंट्स होल्ड गुड, मतलब तीनों ये केस होता है, इन दैट केस वी विल से माई क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू क्या, सीओजीएस। समझ रहे हैं क्या? तो यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्रेडिट परचेज की जगह सीओजीएस, तो यहां तीन एजम्पशन के ऊपर बेस हो रहा है। नंबर वन, ऑल परचेज और ऑन क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस को जीरो है। जब ये तीनों है तो ये फॉर्मूला होगा। और अच्छा बात सुनो, एग्जाम में जब जाओगे तो अभी मन में ये आ रहा है ना भाई आप इतना ज्ञान तो दे दिया, अच्छा बात है, हमको इतना ज्ञान का जरूरत नहीं। आप ये बताइए एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करना, बस काम खत्म। इतना बढ़ा के बात क्या फायदा, एग्जाम का बात है, एग्जाम वाला बात कीजिए। एग्जाम में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। मतलब अगर ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब वो जो एजम्पशंस है वो एग्जाम में होल्ड गुड, ये फॉर्मूला यूज करें, इसका मतलब जितना एजम्पशंस अभी बताए दैट होल्ड्स गुड। तो भैया ये वाला एग्जाम में कभी नहीं होगा, हाँ होगा। अगर आपको अल्टरनेटिवली कुछ बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं है, या सबमिट डायरेक्ट एक्सपेंस का स्टोरी सुना दिया, तब जाके ये सब फॉर्मूला, नहीं तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला। पहले बोला समझ में आया, तो छापना चालू कर दो, अब छापो। अरे छापे। ओ
यहां तक छाप लिए ना? अच्छा, ये साइड में जो जो था ये सब छाप लिए थे मटेरियल कंज्यूम तक? अच्छा, इसके अलावा ये साइड में और ये तीन ठो था एवरेज वाला छाप लिए थे, या तो आप लोग पहले ही कर लिए थे? ठीक है। आप लोग को वो एजम्पशन वाला चीज छापना है क्या? ठीक ठीक ठीक, रुकिए। ये एजम्पशन वाला, हाँ छापो दोस्त, डोंट वरी, सब बुक बुक में नहीं मिलेगा। हाँ करें, एक मिनट दे। ये लीजिए, यहाँ से छापना चालू करें, लिख के रख लो, मिलेगा तो नहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ। छाप लिए? अच्छा, छापो छापो, कोई बात नहीं, आराम से एकदम लहरा के बलखा के छापो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, टेक योर टाइम। ये तीन कॉलम हो गया, थोड़ा ऊपर कर दें। ये तीन कॉलम सबका हो गया, सीओजीएस वाला पहला, ये हो गया था ना तीनों, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्या नीलाद्री, क्या सब बोल रहे हैं तुम? सब कोई सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं? तुम बोल रहा है, भट्टर हंस रहा है, मतलब खुश हो रहा है कहने का मतलब। अरे छापना हुआ? लिखो दोस्त, लिखो। अरे डन डनाडन हुआ, डन डनाडन। ठीक है।
हो गया तो पर सबका? अच्छा सुनो, अब हम लोग आगे 3 और चीज बात करेंगे, ठीक है? अभी लिखने का जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूं पेन डाउन अभी, क्योंकि अभी बहुत समझना है इसमें। एक है डेटर वेलोसिटी, एक है क्रेडिटर वेलोसिटी, और एक है स्टॉक वेलोसिटी। अब समझना पहले ये है कि वेलोसिटी क्या होता है। जैसे जनरल टर्म से बात कर, जब भी वर्ड सुनता है ना वेलोसिटी, क्या मन में आता है? स्पीड आता है मन में। हाँ भैया स्पीड स्पीड, मैंने उसका क्या वेलोसिटी है, मतलब क्या स्पीड है। तो जब मैं डेटर वेलोसिटी बोल रहा हूं तो मैं किसका स्पीड जानना चाहता हूं? डेटर का। भैया डेटर का स्पीड मतलब, अब देख अपना वाला एग्जांपल लेके बात करते हैं। हम लोग अभी जो एग्जांपल ले रहे थे उसमें डेटर टर्नओवर निकाले थे, याद है? अभी हम लोग का सब में टर्नओवर कितना निकल रहा था? 10। अब डेटर टर्नओवर 10 मतलब डेटर 10 बार चक्कर लगाएगा। कितने में, कितने साल में? 1 साल में। अपने जो डेटा ले रहे थे साल का, तो डेटर टर्नओवर जब 10 निकला था मतलब उसका क्या था कि डेटर 1 साल में कितना चक्कर लगाएगा? 10 चक्कर लगाएगा। अच्छा अब ये बता, 1 साल में कितना दिन होता है? 365 डेज होता है। तो मेरा थोड़ा हिंदी वर्जन सुन थोड़ा इसका। मैं बोल रहा हूं एक आदमी है, वो 10 चक्कर लगा लेता है 365 डेज में। समझ रहा है ना? कितना चक्कर लगा रहा है? 10 चक्कर साल भर में लगाता है, यानी कि 365 डेज में। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसको? 365/10। हाँ तुम बोलेगा 36.5 डेज। तो कोई आदमी मेरे से पूछेगा कि भैया ये जो डेटर है आपका, उसका स्पीड क्या है दौड़ने का? तो मैं उसको ऐसे बोलूं ना कि एक चक्कर लगाने में उसको कितना दिन लगेगा? 36.5 डेज। बोलो हाँ या ना? यही अपना डेटर वेलोसिटी है। अब मैंने इतना साधारण तरीका से बता दिया। अब बुक में तो फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है? अब डेटर का नहीं, मैं कॉमन फॉर्मूला बना रखा हूं। क्या चीज? अच्छा मैंने यहां क्या निकाला? वेलोसिटी ना। तो मैं को बोल रहा हूं कि अगर किसी भी चीज का वेलोसिटी निकालना हो ना, तो क्या करना चाहिए? ऊपर लेना चाहिए 365। अच्छा 10 क्या था? टर्नओवर। तो डिवाइड बाई कर लो टर्नओवर। किसी का भी डेटर का वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए जानते हैं? डेटर वेलोसिटी इज इक्वल टू 365 बाई डेटा टर्नओवर। नहीं, हमको क्रेडिटर वेलोसिटी चाहिए। क्रेडिटर वेलोसिटी इक्वल्स टू 360 बाई क्रेडिटर टर्नओवर। नहीं, हमको स्टॉक का वेलोसिटी चाहिए। स्टॉक वेलोसिटी इक्वल्स टू 365 बाई स्टॉक टर्नओवर। ये तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बना दिया, पर बुक में आपको ये फॉर्मूला भी नहीं मिलता है। क्या मिलता है अब वो बताते हैं। अब मान ले मैं डेटर को लेके बात कर रहा हूं, डेटर वेलोसिटी। तो भैया तुम बता, हमारे हिसाब से डेटर वेलोसिटी का हमारे हिसाब से फॉर्मूला है, मैं ऐसे बोल रहा हूं 365 बाई क्या? हाँ जोर से बोलना, डेटर टर्नओवर। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब 365 ठीक है, अभी अभी ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश सीखे हैं डेटर टर्नओवर। भूल गया तो कॉपी जरा घुमा के देखो, क्या फॉर्मूला था डेटर टर्नओवर का? क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। तो मैं यहां लिख दिया, तुम बोला मैं लिख दिया कि भैया फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय क्या बोले? एवरेज डेटर। यही है ना? अच्छा बचपन में अगर थोड़ा मोड़ा मैथ्स किया है तो तुम जानता हो ये जो एकदम नीचे वाला फिगर उड़ के ऊपर चला जाता है, मैथ्स किया है ना? तो भैया ये ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज डेटर ऊपर। अच्छा नीचे रह जाएगा कौन? क्रेडिट सेल। अच्छा ऊपर और एक जन था, कौन? 365। बुक में जाओगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। बुक में जाओगे डेटर वेलोसिटी खोजोगे तो वहां क्या मिलेगा? एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365। ये करने से आंसर ना डेज में आता है। किस में आएगा? हम बोला नहीं सुनो ना, हमको वीक्स में आंसर चाहिए। बुद्धि लगाओ, एक साल में कितना वीक्स? 52। तो 365 डेज की जगह क्या लिख देना? 52 वीक्स। नहीं, हमको मंथ्स में आंसर चाहिए 12। समझ रहे ना? बच्चा लोग तुम लोग तो और इंटेलिजेंट। हम बोला तुम समझा? तो हमको ऐसे बोला भाई हम समझ गए। हम बोले ये सीआईडी वाला क्यों कर रहा है काम? बोले वही तो हो गया ना भैया। हम बोला मतलब? बोले भाई डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला अभी आप सिखाए थे हम लोग को, क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर। वेलोसिटी में तो हाँ भैया एवरेज डेटर भाई क्या है? क्रेडिट सेल।
बस इतना ही। आंसर डेज में चाहिए 365, आंसर वीक्स में चाहिए 52, और आंसर मंथ्स में चाहिए। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर मैं यहां आ जाऊं फॉर्मूला लिखने, सुनिए ना दोस्त, ये फॉर्मूला लिखने आ गए। डेटर वेलोसिटी, जैसे ही बोला तुम फिर से बोल रहा भैया याद रखें, तो हम बोला हाँ, तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई, हाँ, क्रेडिट सेल इंटू 365। सो ना हमको ना वीक्स में निकालना है भैया। आप इतना फालतू बात करते हैं ना, आप नहीं निकाल सकते। एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई क्या करोगे? क्रेडिट सेल इनटू क्या? 52। हमको नहीं पता, हमको ना मंथ्स में निकालना है भैया। एवरेज डेटर डिवाइड बाई क्या? क्रेडिट सेल इनटू क्या करोगे? मंथ्स में चाहिए तो 12। बोलो ना हाँ। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? श्योर? अब अगला सीखना है कौन सा? क्रेडिटर वेलोसिटी। भैया हमारा मतलब बोला अभी तो लॉजिक समझा है, अब जितने कैलकुलेशन कर लीजिए लास्ट में जाके तो हाँ, तो उल्टा ही होना है तो उल्टा ही करें ना। क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला सीओजीएस बाई एवरेज क्रेडिटर। यहां तो समझ गया ना? तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? यहां फॉर्मूला बनेगा एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाई सीओजीएस। डेज में चाहिए तो 365, वीक्स में चाहिए तो 52, और मंथ्स में चाहिए तो 12। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अब तुम समझ गया होगा भैया। स्टॉक वेलोसिटी, बोले भैया इसका भी स्टॉक टर्नओवर आपको पता है ना भैया? क्या फॉर्मूला सीखे थे? सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। तो उल्टा कर दीजिए ना भैया। उल्टा में क्या हो गया? एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाई सीओजीएस। डेज में चाहिए 365, मंथ्स में चाहिए 12, और वीक्स में चाहिए तो 52। बोलो मजा आ रहा है? सीखने वाला बात तो है भैया, सीखने वाला बात तो है। आगे चलें? तुम लोगों को क्या ये लिखने का मन है? ये लॉजिक जो लिखवाए थे लिख ले, छाप ले, लो जी लो। ये लॉजिक है, अगर आपको छापने का मन है तो छाप सकते हो, नहीं मन है तो छोड़ सकते हो। ऐसा क्या है? ऐसे इतना चीज छापता है तुम लोग दिन भर में। आपको धीरे धीरे लॉजिक समझ में आने लग जा रहा है ना रेशियोज का? चलो जी चलो आगे। क्या आप रेडी हैं? बच्चा लोग क्या आप रेडी हैं? बोले नहीं भैया छापने दीजिए। भैया छापने में जो आनंद है ना भैया, क्या बताएं, आनंद ही आनंद। अरे यहां तक हो गया था ना, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, छापो। बस दोस्त 3 और फॉर्मूला सिखाना है बस। थैंक गॉड सुबह सुबह जान ले लेते हैं।
बोले जरा सा दया माया नहीं है आप लोग को, सुबह सुबह बुला लेते हैं, इतना पढ़ा देते हैं, नींद आ रहा है, देख रहे हैं आंख में, झूल के मर जाएंगे, फिर भी पढ़ाए जाएंगे, मतलब ही नहीं है इनको, अपना गाना गाए जाएंगे। देख रहे नींद में ऐसे बगल वाले कंधा में 3 बार सो गए, वो कोहनी मारा तब उठे हैं। वो दीदी एक बार फिर से हंसो ना, कल के ऐसे। अब वो हंसना बंद कर देगी। देख हम नहीं बोल रहे ऐसा बात, देख क्या बोल रही है यहाँ पर, देख ले हम चेहरा दिखा दे, देख देख ये चश्मुल्ली ये बोली है, ठीक है ना, देख लेना। सुनाई नहीं दिया, बताएंगे जोर से हम, वो चूहा वाला हंसी देख लेना बाद में, हाँ चेहरा देख ले। कॉपी हो गया, डन, चलिए आगे। कॉपी हो गया तो चलिए दोस्त आगे। अब 3 और समझना है। देख हमने जो अभी तक 3 टर्नओवर सीखा, डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक, उसको छोड़ के कभी भी कोई भी टर्नओवर रेशियो पूछ ले, जैसे कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, कैपिटल, किसी का भी टर्नओवर, तो बाकी जगह टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। बाकी जगह टर्नओवर का मतलब, व्हेन आई एम सेइंग सेल्स, सेल्स मींस नेट सेल। तो किसका रिलेशन मांगा है? फिक्स एसेट और सेल यानी नेट सेल का। तो भैया ऊपर में हमेशा नेट सेल को लेना। तो मैंने बोला फिक्स एसेट टर्नओवर, तो टर्नओवर मतलब सेल, और किसका रिलेशन? फिक्स्ड एसेट, तो डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट। अगर मैंने आपको बोला करंट एसेट टर्नओवर, अब बुद्धि लगाओ क्या होना चाहिए? नेट सेल डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, क्या? करंट एसेट। अच्छा मैं FACA लिख रहा हूं, बहक तो नहीं जाएगा तुम लोग? ठीक। अच्छा अब कैपिटल टर्नओवर क्या होगा? अब यह सेल यानी कि नेट सेल। अच्छा यहां कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जब भी कैपिटल वर्ड रेशियो में मिले तो मतलब ही क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अभिषेक बहुत एक्साइटेड हो रखा है आज। क्या यादव जी, क्या बात? अरे बोलो हुआ। देख ऐसे तो अगर ये चैप्टर में रेशियो में जाए ना तो ट्रस्ट में हजारों फॉर्मूला है, हजारों। अब बोला ना 1000 फॉर्मूला रटना संभव नहीं है, पर मैंने जितना आपको बताया अगर आप इतना फॉर्मूलाज याद रखोगे तो बाकी फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगा। मेरा बात समझ में? अच्छा सुनो ना, फॉर्मूला वाइज आपको प्लीज ये चीज को दिमाग बैठा लेना है। अगले क्लास में आने से पहले मेक श्योर रोज एक एक बार करके रीड करो, क्योंकि ये दिमाग में रखना है विथ लॉजिक्स। और मैंने जो आपको बुक दे रखा है, बुक के अंदर मैंने 2-4 पन्ना फॉर्मूलाज लिखा है, एक बार रीड कर लेना। उसमें सुना, उसमें जो फॉर्मूलाज मिलेगा ना थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ मिलेगा। कुछ कुछ फॉर्मूलाज मेरा कराया हुआ है वो है, पर अलग तरह से लिखा हुआ है। तब उसमें वो तरीके से मत करना, ये तरीका ही अप्लाई करना, फटाफट होगा आपका काम। समझ में आ गया ना? तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।